नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लासेस रही मैंने 3 पोर्शंस में यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसमें मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो स्थिति और विस्तार से संबंधित था उसको कवर कर दिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सीसैट पर भी फोकस करते रहे क्योंकि ये भी बड़ा सेंसिटिव जोन होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन इस पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें कई पोर्शंस होते हैं, जैसे आज मैं जो लाया हूँ आप लोगों के लिए वो लाया हूँ समास। समास हिंदी का एक टॉपिक है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, इंग्लिश से ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, टेंस के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस और कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी कई पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक पोर्शन समास का होता है। संधियां भी आती हैं, समास भी आते हैं और विलोम शब्द और प्रत्यय जैसे ये कई टॉपिक इसमें शामिल हैं, जिनमें से समास एक प्रमुख टॉपिक है। आज मेरी एक कोशिश है कि समास को एक पार्ट या फिर 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे और ये मैं ही नहीं ख़त्म कर दूंगा। यदि आप एक बार सिर्फ देख लिया और समझने की कोशिश की, उसके बाद में आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। और इसको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, वैसी ट्रिक्स, वैसा तरीका जिससे ये समास हमेशा के लिए याद रहे। सिर्फ एक बार देखना है, एक क्वेश्चन पीसी इसमें आता ही आता है। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर जो समास का टॉपिक है। अब सबसे पहले ये देखना है इसका अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह संक्षेप होता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण मीन्स, पहले मैंने कहा कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। कैसे देखिए, जैसे प्रयोगशाला, क्या लिखा होता है? प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। जैसे लिखा होता है गौशाला, गौशाला, ये संक्षिप्त है। प्रयोग के लिए शाला, जैसे इसका प्रयोग यहां लिख देते हैं, प्रयोग के लिए शाला। अब ये विस्तार है, ये विस्तार है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? प्रयोगशाला है। तो ये विस्तार हुआ और ये संक्षिप्त है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। तो ये संक्षेप है और ये इसका विस्तारित, और इसमें ये कोशिश की गई है कि संक्षेप में। अब देखिए, जैसे गौशाला तो गाय के लिए शाला जिसमें वो रहती है। अब देखिएगा दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, परिभाषा के रूप में अगर हम देखें कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्दों को समास कहते हैं। परिभाषा भी है इसका। क्या परिभाषा है? 2 अथवा 2 से अधिक मिलकर बने नए शब्द और सार्थक, नए और सार्थक, ये ध्यान रखना है। नए और सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे प्रतिदिन है, क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा हुआ है, ये आपने प्रतिदिन लिखा। अब इनका अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखेंगे प्रति प्लस दिन, ये 2 ऐसे शब्द बने, 2 ऐसे शब्द हैं। संधि विच्छेद पर करने पर तो प्रति अलग हो जाता है, दिन अलग हो जाता है प्रतिदिन।
फिर कहता है कि नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अब इनसे नया शब्द अगर समास के रूप में देखेंगे तो इसका ये समास है प्रतिदिन। अगर विस्तार रूप देखें तो हम कहेंगे कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ये इसका विस्तारित रूप है। ये तो इसकी बात हो गई। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और उसके बाद में हमने कहा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएं और उनसे बनने वाले नए और सार्थक शब्द, जिसको हम समास कहते हैं या समास की संज्ञा देते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रत प्लस दिन दोनों को मिलाए संक्षेप में होता है प्रतिदिन, और इसका विस्तारित रूप जो होता है प्रत्येक दिन होता है। अब देखिएगा, जो समास हैं, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कुल अगर देखें, मुख्य रूप से इनको देखें तो मुख्य 6 समास होते हैं। कौन कौन से वे समास हैं जो 6 समास हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास होता है। तीसरे समास की बात करें तो तीसरा समास होता है कर्मधारय समास। और चौथा यहां पर हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है द्विगु समास। पांचवा इसके नीचे देखेंगे तो लिखा है द्वंद्व समास। और छठा अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में और अंतिम है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमारे मुख्य जो समास के भेद हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अगर आप हमारे साथ अच्छे से इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, भुला कर भी। केवल समझना है, और मेरी कोशिश बहुत आसान तरीके से बताने की है। देखिए, संक्षिप्त रूप से मैं यही बता देता हूं क्या होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि। संक्षिप्त में यही देखिए, इनके फिर विस्तार रूप से उदाहरण के साथ बताएंगे। अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? अगर कोई परिभाषा इसमें लिखने तो आती नहीं है, सिविल सर्विसेज में जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें, पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, प्लस कुछ अन्य वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें यह समझना है, सिर्फ वहां पर आपको बताने की जरूरत रहती है, टिक करने की जरूरत रहती है। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से समास को या तो छांटने की कोशिश करनी होती है, या कहेंगे ये कौन सा समास है, या कहेंगे किस समास का उदाहरण है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर है अव्ययी भाव समास। तो हम वहां कोई डिफिनेशन लिखने थोड़ी कहा जाता है, वहां टिक करने कहा जाता है। तो यदि आप यहां पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं और टिक कर लेते हैं तो हो गया, बस इतना ही जानना है। लेकिन फिर भी हम विस्तार में बताएंगे, पहले समझिए। अव्ययी भाव, अव्ययी का मतलब होता है घटाना। अव्ययी का मतलब होता है घटाना, निकाल देना। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे मैंने पहले लिख दिया है, लिखा था एक, ये लिखा था। इसमें 2 पद हैं, एक प्रथ और दूसरा दिन। या इसको देखने की कोशिश करेंगे, जो प्रति और दिन 2 सार्थक शब्द हैं, 2 पद हैं, इनको हम 2 पद भी कह सकते हैं, एक प्रथ और दूसरा दिन। ये 2 पद भी हैं। तो पहला पद ये है, पहले लिखा हुआ है, दूसरा पद बाद में देखें, दूसरा बाद में। अगर हम पहले वाले पद को हटा दें, अव्यय कर दें, घटा दें, तो दूसरा वाला बचता है। और खास बात यह है, इसका अपना महत्व होता है। ये पूरा सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द से अभिप्राय यह है कि इसका एक मीनिंग है, इसका फुल मीनिंग है, इसका फुल माने है। लेकिन अगर पद को हटा देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिदिन एक उदाहरण ये है। तो पहले वाले पद को अगर हम घटा दें और दूसरे वाले पर कोई प्रभाव ना पड़े, या कहें दूसरे शब्दों में कि दूसरे वाला जो पद है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने आप में उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ होता है।
तो दिन बचा, दिन का अपना एक महत्व है, दिन का एक सार्थक मीनिंग है। दूसरा, जैसे लिखा होता है, इसका दूसरा उदाहरण देखें यथासंभव का, यथासंभव देखें, यथा संभव, संभव या इस तरह लिख लेते हैं यथासंभव। तो इसमें एक पहला पद जिसे कहते हैं पूर्व पद, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, यथा प्लस संभव, यथा संभव। तो ये पहला पद है, ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है, दो अलग अलग पद है। मैंने आपसे कहा कुछ ना समझिए, सिर्फ यथा अव्ययी भाव, अव्यय कर दो, घटा दो, मैंने इसको निकाल दिया। अब संभव एक पूर्ण शब्द है, एक बड़ा शब्द है, इसका अपना मतलब होता है। तो ये अधूरा नहीं है, इसके साथ लगा है, अधूरा नहीं, इसका मतलब निकलता है। इस प्रकार के उदाहरण इसमें देखे जा सकते हैं अव्ययी भाव में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तत्पुरुष समास में हमें अगर देखना हो, कर्ता ने, अभी बहुत सारे देखा होगा कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के, लिए, पर, में, ये शब्द आते हैं। इनमें ये आपको जो शब्द हैं वो मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे? जैसे कि मैंने कहा तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में जो आपको बताया कारक चिन्ह, इनका लोप होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप मिलेगा, यानी कारक चिन्ह नहीं दिए होते हैं। जैसे लिखा होगा राजपुत्र, क्या लिखा है? राजपुत्र लिखें या कुमार लिखते हैं, आपको समझना आसान, राज कुमार, ये शब्द लिखा है, ये संक्षेप है, ये लिखा हुआ है राजकुमार, इसमें कारक चिन्ह का लोप है। राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। अब इसी तरह से इसमें देखेंगे कारक चिन्हों का लोप होगा। कर्मधारय समास में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में सबसे फेमस एक उदाहरण आता है। कर्मधारय समास में कर्म को प्रधानता देना, जैसे चरण कमल, चरण कमल बहुत फेमस उदाहरण है, चरण कमल, चरण कमल। तो उपमा दी गई है चरणों को किसके समान? कमल के समान। तो कर्मधारय में चरणों को कमल के समान बताया गया है। दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, संख्यावाचक होता है, जहां भी संख्या आ जाए समझ जाइए द्विगु समास है। जैसे लिखा होता है चौराहा, अब चौराहा से स्पष्ट होता होगा कि जो चौ शब्द है इसका मतलब होता है चार, जहां पर चार रास्ता हो उसे चौराहा कहते हैं। तो संख्या वाचक इसमें शब्द जुड़ा रहता है, कोई भी शब्द संख्या आ जाए समझ जाइए कि द्विगु समास है। तो संख्या पहले दिख जाए वहां पर द्विगु समास होता है। चौराहा भी अगर देखें आप, चौराहे के बाद में सप्ताह देखें, सप्ताह, सप्ताह भी सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 भी क्या है? संख्यावाचक है। द्वंद्व समास में कुछ नहीं याद रखना, इनमें शब्दों से ही इसकी पहचान करना है। पहले संख्यावाचक, फिर द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ को लें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना, द्वंद्व करना, कला करना। तो आप जैसे देखेंगे कि जैसे द्वंद्व हुआ, मान लीजिए का और खा, राम और श्याम, किसी के बीच में झगड़ा होता है। वो झगड़ा शांत करने की दो स्थिति होती है, या तो एक दूसरे को पराजित करते, या ऐसा होता है दूसरा व्यक्ति आए, कोई चलता हुआ बड़ा आए और उसको अलग करने की कोशिश करे। तो द्वंद्व में और आ जाता है, द्वंद्व में और या आ जाता है। दो शब्द याद रखना है, और या, दो शब्द। तो इनमें से अगर कोई शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि द्वंद्व समास होता है।
बहुब्रीहि समास में एक चीज और देखिएगा कि बहुब्रीहि समास में कई चीजें आपको देखने को मिलेंगे। एक खास बात यह है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं समान दूसरा कोई, नहीं समान दूसरा कोई, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं समान दूसरा कोई जैसे आता नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, त्रिलोचन, चक्रपाणी, कौन चक्रपाणी है, ये सब अधिकांश आपको देवी देवता मिल जाएंगे इसमें अगर ढूंढेंगे तो। इनके समान दूसरा नहीं कोई, ये मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। अब एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा यहां ठहराव बना होगा आपको। अब विस्तार में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब इसका पहला ये अव्ययी भाव समास, अब देखिए विस्तार में इसको देखिए, इसकी क्या डेफिनेशन होती है भी देखिए। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, ये बात ध्यान रहे कि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अगर आपको पहचानना हो, अगर आपको पहचानना हो तो क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि पहला पद जो होगा, पहला जो पद होगा उसमें अनुलिखा हो सकता है, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, भर हो सकता है, यथा हो सकता है, आदि आदि इस प्रकार से शब्द पहले लगे हो सकते हैं, या पूर्व पद में ऐसे शब्द आ सकते हैं, या पहला पद ऐसा हो सकता है। जैसे अब प्रतिदिन लिखा हुआ है, इसका उदाहरण एक प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में प्रति पहले लगा हुआ है। अब देखिएगा इसको अगर संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन होता है। तो पहला पद इस प्रकार का, और मैंने अभी संक्षिप्त में आपको बताया था कि पूर्व पद को अगर हम क्रॉस कर दें, अव्यय कर दें और सार्थक शब्द दिन हो जाता है। ये यहां पर कोई भी शब्द देखिएगा आप पूरे संपूर्ण अर्थ के साथ, पूरे महत्व के साथ शब्द मिलेंगे। अगर इनको हटा दिया जाए तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा देखो, आपको उदाहरण देते हैं, आजन्म, आ धन जन्म, ये है। तो पहले आपने पढ़ा पहचान के रूप में, अगर ऐसे पहचान करें तो आपको आ मिल जाएगा। तो आ धन जन्म, आ जन्म। अच्छा, यहां पर आ को हटा दें तब भी जन्म का अपना एक महत्व होता है, एक बड़ा शब्द है, एक बड़ा शब्द है, इसका एक महत्व होता है, ऐसे समझ सकते हो। यथा संभव, यथा धन संभव, तो यथा को यदि हटा दें तो संभव एक बड़ा शब्द है, ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह से अनुरूप को भी, अनु धन रूप, तो अनु का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इनके कोई मतलब ऐसे नहीं आ रहे हैं। दोनों शब्द एक साथ मिलते हैं तभी इनका मतलब बनता है, वैसे कोई इनका मतलब नहीं बन पा रहा है। तो अनु को अगर हटा दें तो रूप एक बड़ा शब्द है जो आपको समझ में आ सकता है। भरपेट, भर धन पेट, भर धन पेट, तो वही बात यहां पर भी देखेंगे, भर और ये यहां पे पेट का, जिसका अपना संपूर्ण मीनिंग है, बड़ा शब्द है। इस प्रकार से अगर कोशिश करें तो इसको आराम से पहचान सकते हैं, और ये शब्दों को देखकर भी पहचान सकते हैं। और यहां पर अगर देखते हैं तो इनका विशेष महत्व नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये देखें ये बहुत महत्व के शब्द होते हैं। प्रतिकूल को देखो, प्रतिकूल, ये तो इस प्रकार से आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। अब दूसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। अब ये दूसरा समास है। अब इसमें देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, बाद का मतलब ही है उत्तर पद,
तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रमुख होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। अब दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह यहां पे लुप्त हो जाएगा, यही है तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह लुप्त होगा। जैसे देखिए, कहता है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्मों का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो धर्मों का ग्रंथ, धर्मों का ग्रंथ, तो कारक चिन्ह का लोप है यहां पे। और कहा है कि दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। दूसरा है रचनाकार, रचनाकार, तो रचनाकार लिखा हुआ है, ये लिखा है रचनाकार, रचना को करने वाला या रचना करने वाला या लिखने, देखिए रचनाकार, रचना करने वाला, राजकुमार ये लिखा हुआ है यहां पे, जिसका जो कारक चिन्ह है वो लुप्त है। राजा का कुमार, तो कारक चिन्ह का लोप है। ऊपर वाले में रचना को करने वाला, करने, रचना को करने वाला, रचना, रचना को करने वाला। राजा, इसमें देखा हमने राजा का कुमार, रचना को करने वाला, धर्म का ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ यहां पर आ गया, रचना को करने वाला, राजा का कुमार। क्या कहा था? कहा था कि इनमें कारक चिन्ह जो हैं इनका लोप होता है, बस यही समझना था। अब एक चीज देखिएगा, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कारक चिन्हों का लोप होगा इस प्रकार से, लेकिन अलग अलग कारक चिन्हों का लोप जहां होगा उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास जो है इसके भेद। इसके जब भेद देखेंगे तो अलग अलग कारक चिन्हों का लोप होगा, इसके कई भेद हैं। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं। अब देखना है तत्पुरुष समास के भेद, और ये तत्पुरुष समास के भेद हम देखेंगे अगली क्लास में। यहीं से हम पुनः दूसरे पार्ट में आएंगे, उसको देखेंगे। और आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।